हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। अगर आप ये सोचते हो कि इस तरह की वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपको अच्छी लगती हैं, तो जरूर आपको ये वीडियो को पूरी देखना है, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए है ना, आपका टाइम पास करने के लिए, पर आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं होती है एजुकेशनल वीडियोस। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान रखें, आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, पूरा पढ़ना है और बताना कि आपको ये जो पूरा टॉपिक एक मैंने करवाने की कोशिश करी यहाँ पर एकांकी और एकांकी कार। एक बच्चे का कमेंट था, मैम एकांकी करवा दीजिए, बल्कि लाइव क्लास में जिसने भी बोला था वो मुझे थैंक यू भाई जरूर बोल देना। ठीक है, तो एकांकी हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आनी भी चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सबको पसंद आनी चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पर हम अपने हिंदी एकांकी को शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, जो भी बच्चे नए हैं। ठीक है, तो हिंदी एकांकी में देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। एक घूंट, बहुत पढ़ा होगा आपने बहुत बार एक घूंट को। ठीक है, एक घूंट जो एकांकी है ये जयशंकर प्रसाद जी की है और ये आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। हालांकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक एकांकीकार कौन है, तो हम राम कुमार वर्मा को मानते हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा को मानते हैं। तो इसमें भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हमारा प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है, तो ये एक घूंट है जो कि आधुनिक ढंग का ही लिखा हुआ है और ये 1930 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। इसके बाद एक सेकेंड, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, लेकिन हिंदी के जो प्रथम एकांकीकार हैं उसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है ना। चाहे आप प्रगतिवाद को ले लो, चाहे प्रयोगवाद को, या फिर यानी कि आप कोई सा भी वाद ले लीजिए, कोई सा भी युग ले लीजिए, नाटक को ले लीजिए, है ना, या फिर रीतिकाल का प्रवर्तक ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, विद्वानों में मत सभी में है थोड़ा बहुत, है ना। कोई किसी को मान लेता है, कोई किसी को मान लेता है, तो एक मत तो हर चीज में नहीं है। फिर भी लेकिन हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, जो कि इस प्रकार है। विद्वान और प्रथम एकांकीकार यानी कि जो डॉक्टर सत्येंद्र हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। ठीक है, रामनाथ सुमन है ये मानते हैं राम कुमार वर्मा जी को। डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त और अज्ञे जी, ये तीनों के तीनों किसको मानते हैं, तीनों महापुरुष, तो ये जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। तो सारे ही अलग हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इनके अनुसार कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु एकांकी की रचना की थी, जो 1930 में ही प्रकाशित हुई थी। जिस साल में जयशंकर प्रसाद की एक घूंट प्रकाशित हुई थी 1930 में, उसी साल इनकी भी प्रकाशित हुई थी बादल की मृत्यु, राम कुमार वर्मा जी की। उन्होंने उसे आधुनिक ढंग का माना जाता है और इन्होंने पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख कर के रचना की थी, है ना। तो ये ध्यान रखना, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि आधुनिक ढंग का जो एकांकीकार है किसे माना जाता है, तो वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। आगे है, हिंदी के प्रमुख एकांकीकार और उनकी रचनाएं कौन सी हैं, मतलब कौन सी क्या है, निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं, एक बार हम पूरे टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, इसके आप एमसीक्यू तो देखो एक जगह मिलते नहीं है। वैसे तो मैं एमसीक्यू तो कराती ही रहती हूँ, आपको एक टॉपिक को भी अच्छे से याद कर लेना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सबसे पहले राम कुमार वर्मा का नाम आता है। पृथ्वीराज की आंखें इन्होंने लिखा था। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा ने देखी थी। किसने देखी थी? पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा ने देखी थी और वो रेशमी टाई लगाने की क्या कर रही थी, जिद कर रही थी। पृथ्वीराज की आंखें यानी कि पृथ्वीराज रेशमी टाई लगाने की जिद करता है और अपने मित्र के पास जाता है, चारू मित्र के पास। ठीक है, उसकी एक दोस्त है चारू, उसके मित्र के पास जाता है पृथ्वीराज। विभूति सप्त किरण रूप रंग, ठीक है, विभूति सप्त किरण रूप रंग और कौमुदी महोत्सव, ये सारे के सारे उसके दोस्त हैं। विभूति सप्तकिरण और रूप रंगों से कहा मिलते हैं, महोत्सव में मिलते हैं, कौमुदी महोत्सव में मिलते हैं। ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि,
इसके बाद वो दीप दान करते हैं ध्रुव तारिका, ध्रुव तारा को वो देखते हैं सब महोत्सव में। उसके बाद ऋतु है जो बदल जाती है, रजत रश्मि, रश्मि का मतलब आप जानते हैं रश्मि क्या होती है, किरण होती है, और चारों तरफ रोशनी की किरणें फैल जाती हैं, यानी कि रजत रश्मि। रजत किसको बोलते हैं, चांदी को बोलते हैं, ठीक है। और चांदी जैसी किरणें हैं जो दिखाई देती हैं, चांदी की किरणों जैसी चमकती है चांदी। दीप दान करते हैं, फिर सभी मिलकर के काम कंदला, काम कंदला मतलब काम करते हैं, दीप दान करते हैं, फिर अपना काम करते हैं, बापू के पास जाते हैं, फिर उन्हें उन इंद्रधनुष भी दिखाई देता, फिर रिमझिम बरसात होने लगती है। हालांकि देखो ट्रिक मैं बनाती नहीं हूँ, ट्रिक व्रिक का मेरा काम नहीं है, मैं सीधा आपको याद करवाती हूँ। मैं तो आपसे कहती हूँ किसी ट्रिक से नहीं, बल्कि आप अभ्यास करके सीखिए जिससे आपको समझ में भी आए और हमेशा के लिए परमानेंट याद भी हो। फिर भी आपको अगर लगता है कि आपको ट्रिक से याद होता है, हो सकता है आपको याद हो जाए किसी को, है ना। फिर हम दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति सप्तकिरण, रूप रंग, तीनों दोस्त मिले, कौमुदी महोत्सव, महोत्सव में गए, ध्रुव तारे को देखा, फिर उन्होंने ऋतु को बदलते हुए देखा, चांदी की किरणें चमक रही थी, दीप दान किया, काम कंदला दीप दान करने का काम किया, फिर बापू के पास गए, इंद्रधनुष दिखाई दिया, बारिश के बाद रिमझिम बरसात होने लगी। तो एक बार ये सारा आप देख लेना, आपको जैसे भी याद करना है भाई वैसे कर लीजिए, ठीक है। मेरा काम है यहाँ पर दिखाने का, आपके लिए लिख कर लेके आने का, एक जगह कलेक्ट करने का, ठीक है। और जैसे आपको याद होता है आप लोग लिख करके याद करिए, आप अभ्यास करके याद करिए, आप अपनी ट्रिक बनाइए या फिर मेरे ट्रिक से याद कर लीजिए, कैसे भी करिए, बस आपको याद करना है। पेपर में जो काम आने वाला है ना, पढ़ाई काम नहीं आनी, याद काम आने वाला है, ठीक है, जो अपनी याद कर रहे हो। भुवनेश्वर का एक ही वैसे तो और भी है, लेकिन जो इनका कारवां एकांक है वो पूछा जाता है। उपेंद्र नाथ अस्क की अगर बात करें तो इन्होंने सामाजिक व्यंग्य भी लिखे हैं, प्रहसन भी लिखे हैं, प्रतीकात्मक व्यंग्य भी लिखे हैं, ठीक है। एकांकीकार के रूप में इन्होंने सामाजिक व्यंग्य लिखे हैं। सामाजिक व्यंग्य में इन्होंने लक्ष्मी का स्वागत किया है, ठीक है। सामाजिक, आप जानते हो लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी किसी की पर्सनल तो है नहीं, लक्ष्मी माँ अगर कहें तो किसी की पर्सनल तो है नहीं, पूरे समाज की होती हैं, ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत कर रही हैं, एक तरफ क्या है, पापी भरे पड़े हैं, पापी भरे पड़े हैं, मोहब्बत भी जताते हैं, फिर ठीक है, मोहब्बत की जताते हैं, मोहब्बत जताते हैं, झूठी मोहब्बत दिखाते हैं, इसलिए उनको जोंक चिपट जाती है। लक्ष्मी का जब स्वागत करते हैं, लक्ष्मी सामाजिक है और ये पापी लोग भी उसमें शामिल है, मोहब्बत भी दिखाते हैं, इसलिए उनको जोंक चिपक जाती है, स्वर्ग की झलक दिखाई देती है। जब जोंक चिपकती है ना तो स्वर्ग की झलक दिखाई दे जाती है, क्यों, क्योंकि जोंक एक बार अगर चिपक जाए, एक जोंक होती है और एक चींटे का बड़ा भाई चींटा होता है ना, अगर ये दोनों एक बार चिपक गए ना तो छूटने का नाम नहीं लेते हैं ना। स्वर्ग की झलक दिखाई दे जाती है जब जोक चिपकती है, तो समझ में आ जाता है। फिर वो अधिकारों का रक्षक करने की बात करते हैं कि भाई अब हम अधिकारों की रक्षा करेंगे, अपनी मोहब्बत का गलत प्रयोग नहीं करेंगे, फिर सभी आपस में समझौता भी कर लेते हैं। ये देखो कोई मैंने ट्रिक बनाई नहीं है, बस मैं बैठे बिठाई वो तो अचानक से दिमाग में आती जा रही है, मैं बोलती जा रही हूँ, है ना। हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके सामने ही है। अगर ट्रिक बनाते तो शायद बहुत अच्छा बना लेती मैं, है ना। कोशिश करूंगी अगली बार टॉपिक करवाऊं, तो ट्रिक बनाने की वजह से बहुत टाइम लगता है ट्रिक बनाने में, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिक से याद होता है तो एक बार बताना, कोशिश करूंगी मैं बनाने की। ये तो बस ऐसे ही मैं बैठे बिठाई आपके सामने बोले जा रही हूँ, ठीक है। तो सामाजिक व्यंग्य है किसका, उपेंद्रनाथ अस्क का। अस्क बहने लग जाते हैं, फिर बाद में उनके अस्क बहने लग जाते हैं। लक्ष्मी का जब स्वागत करते हैं तो उसमें पापी भी शामिल है, मोहब्बत करने वाले भी शामिल है, पापियों को जोक चिपक जाती है, स्वर्ग की झलक दिखाई दे जाती है। कहते हैं ना जैसे दिन में तारा दिखाई दे गए, वैसे स्वर्ग दिखाई दे जाता है। और फिर अधिकारों का रक्षा करने की बात करते हैं, है ना, डर जाते हैं और फिर आपस में समझौता कर लेते हैं। अस्क जी की प्रतीकात्मक एकांकी है, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की और अंधी गली, ठीक है। प्रतीकात्मक एकांकी है, ये भी अस्क जी की हैं। चरवाहों को देखकर, चरवाहे देवताओं की छाया में रहते हैं। जो चरवाहे किसको बोलते हैं, जो कि पशुओं को चराने खुले जंगल के में घूमते हैं ना, यानी कि उनको चराते हैं पशुओं को,
उनको चरवाहे बोला जाता है। जो चरवाहे होते हैं वो देवताओं की छाया में रहते हैं। जंगल में तो बहुत ज्यादा धूप होती है ना, बहुत ज्यादा धूप होती है, लेकिन जो देवता होते हैं वो अपनी छाया करते हैं उनके ऊपर, और खिड़की से छाया भेजते हैं देवता अंधी गली के माध्यम से, अंधी गली में। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप अपना बना लेना, मैं तो बस ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, कहीं एक जगह पर लिख लेना। प्रहसन, उपेंद्र नाथ अस्क ने 2 प्रहसन भी लिखे हैं, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ और कैसा सांप कैसी आया, है ना, कैसा सांप कैसी आया। आजकल तो सबको देख देख कर रोने का मन करता है ना। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये जो बुक है हमारी सरस्वती पांडे जी की, उसमें 2 अलग अलग लिखी हुई है, ये 1 और 2 नंबर पर, है ना, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रहसन होता है, एक ही प्रहसन है ये, है ना। और पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसी सांप कैसी आया, कैसी सांप कैसी आया, तो ये दोनों प्रहसन है, ये ध्यान रखना, और ये भी अस्क जी के ही है। आगे हमारा आगे नाम आता है हमारा, क्या बल्कि उदय शंकर भट्ट जी का नाम आता है। उदय शंकर भट्ट जी की भी एकांकी काफी पूछी जाती है। इन्होंने क्या लिखा था, उदय शंकर भट्ट, एक ही कब्र में 10,000 दुर्गा इनकी प्रथम एकांकी, थोड़ा इसको याद रखिएगा, ये ऊपर लिखना चाहिए था। ठीक है, इनकी प्रथम एकांकी है दुर्गा। सबसे पहले उदय शंकर भट्ट क्या करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, है ना, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। फिर इसके बाद में एक ही कब्र में 10,000 नेताओं को 1935 में उन्होंने क्या कर दिया, दफन कर दिया। उदय शंकर भट्ट ने क्या किया, क्योंकि भारत का उदय जो करना था, भारत का उदय जो करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, जितने भी भ्रष्टाचारी सब नेता थे, 1935 में उदय करना था, इसलिए एक ही कब्र में 10,000 नेताओं को दफन कर दिया। इसके बाद आता है वर निर्वाचन सेठ लाभचंद। उदय शंकर भट्ट क्या करते हैं, वर का निर्वाचन करते हैं, है ना, उदय, क्योंकि उसका भाई उदय करवाना है, सेठ लाभचंद के पास जाते हैं। स्त्री के हृदय के बारे में पूछते हैं सेठ लाभचंद से कि स्त्री का हृदय कैसा होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी करनी है। बड़े आदमी की मृत्यु हो जाती है, फिर नए नए मेहमान आते हैं। जब बड़े आदमी की मृत्यु होती है ना, उदय शंकर भट्ट का है, ये भी साथ में याद रखना। बड़े आदमी की मृत्यु होती है तो क्या होता है, नए नए मेहमान आते हैं। धूम शिखा पर्दे के पीछे से झांकती है, जो धूम शिखा है वो पर्दे के पीछे से झांकती है। मुंशी अनोखे लाल बिस्की पुड़िया खा लेते हैं। ठीक है, मुंशी अनोखे लाल क्या खा लेते हैं, विस्की पुड़िया खा लेते हैं। तो ये किसके हैं, सभी के सभी उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी है। दुर्गा इनका प्रथम एकांकी, इसको याद रखना। एक ही कब्र में 10,000 नेताओं को 1935 में दफन कर दिया, है ना, तभी हमारे भारत का उदय हुआ। फिर वर का निर्वाचन किया, सेठ लाभचंद के पास गए, स्त्री के हृदय के बारे में पूछा, फिर बड़े आदमी की मृत्यु हो गई, नए नए मेहमान आए। धूम सिका पर्दे के पीछे से झांक रही थी, और मुंशी अनोखे लाल ने तो विस्की ही पुड़िया खा ली। आपको अगर ट्रिक पसंद नहीं है तो आप आवाज बंद कर लेना और आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, है ना। मैं तो बस ऐसे ही बैठे बिठाई बना रही हूँ, वैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कोशिश करेंगे हम ट्रिक से कुछ क्लास बनाने की। सेठ गोविंद दास, आप बताना मुझे कि नेक्स्ट टॉपिक गद्य विधाओं में से आपको किसके बारे में चाहिए, इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू तो मैं सबके करवा चुकी हूँ, है ना, सबको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, पूरा एक्सप्लेनिंग के साथ भी करवा चुकी हूँ, सुपर क्लासेस के माध्यम से फास्ट रिवीजन भी करवा चुकी हूँ, वन लाइनर में भी करवा चुकी हूँ, है ना, वो तो सब चलती रहती है क्लासेस, आप प्ले लिस्ट जा करके देखा करो। और यहाँ पर अभी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो बता देना कौन सा टॉपिक आपको आगे चाहिए। सेठ गोविंद दास ने, सेठों में तो आप जानते हो हमेशा स्पर्धा तो रहती है ना, स्पर्धा रहती है उनके बीच में। स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता, जिसको हम कंपटीशन बोलते हैं ना, है ना, स्पर्धा रहती है इनके बीच में। मानव का मन, थोड़ा इनको निकाल लेते हैं। सेठ गोविंद दास, स्पर्धा रहती है मानव का मन रख करके, मानव का मन रखते हैं वो, है ना, जो सेठ है। वैसे मानव का मन उनके अंदर होता नहीं है ना। मैत्री पूर्वक व्यवहार करना पड़ता है भाई, सभी से मैत्री पूर्वक तो व्यवहार करना पड़ेगा, है ना, सेठ जो ठहरे, वरना उनका काम कैसे चलेगा। वह मरा क्यों, सेठ गोविंद दास पूछते हैं कि वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक। आगे है मैत्री, वह मरा क्यों, एक सेकंड,
वह मरा क्यों? सेठ सबके बारे में ध्यान रखते हैं भाई, उनको तो अपना बिजनेस चलाना है ना, सबके बारे में ध्यान रखते हैं कि वह मरा क्यों। जो भी कोई मर जाता है उसके बारे में तुरंत पूछते हैं कि वह मरा क्यों, क्या उसने कोई हंगर स्ट्राइक की थी? हंगर स्ट्राइक, हंगर का मतलब होता है भूखा, भूख हड़ताल, क्या उसने कोई भूख हड़ताल की थी? बुद्ध की एक शिष्या, बुद्ध की एक शिष्या से मिलते हैं कौन? सेठ गोविंद दास। सप्तरश्मि, सप्तरश्मि, रजत रश्मि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, रजत रश्मि किसकी थी? अभी हमने ऊपर देखा था ना। और सप्तरश्मि किसकी है? सेठ गोविंद दास की है। फिर एकादशी, एकादशी का व्रत भी सेठ ही रखते हैं सबसे ज्यादा। पंचभूत, पंचभूत और चतुष्पद है ना, चारों दिशाओं में पंचभूत यानी कि पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं बाद में। जितने भी सेठ होते हैं ना, कितना भी घमंड कर लें, चाहे कितनी भी स्पर्धा लड़ लें, कितना भी मानव का मन रख लें, कितना भी मैत्री पूर्वक व्यवहार कर लें, है ना, और वह मरा क्यों? हंगर स्ट्राइक से। बुद्ध की एक सच्चा रजत सप्तरश्मि एकादशी, एकादशी का व्रत रखा, भूख से क्या हो गए? पंचभूत में विलीन हो गए, पंच तत्व में। ठीक है, आगे है जगदीश चंद्र माथुर। भाई एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं ट्रिक बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, हालांकि मैं कोई ट्रिकर तो नहीं हूँ, है ना। बताना कि कैसी लगी है क्लास, और जरूर बताइएगा कमेंट में, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, है ना। आगे कोशिश करूंगी, फिर मैं लिख लिख कर ट्रिक बनाने की, वैसे टाइम लगेगा लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी एक आध क्लास करवाने की, कुछ गद्य विधाओं को करवाने की। ठीक है, बताना अगर ट्रिक से आपको समझ में आता है तो। जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है मेरी बांसुरी, है ना। जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश, जगदीश किसको बोलते हैं? जगदीश कौन है? भगवान विष्णु जी, है ना, या भगवान कृष्ण जी, एक ही बात है। मेरी बांसुरी 1936 में आया था। और भोर का तारा, भोर का तारा कलिंग विजय, कलिंग विजय किसका है? रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की है ना। रीढ़ की हड्डी किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर। हमारी रीढ़ की हड्डी भी हमारे भगवान ही है ना। जैसे हमारा पूरा बॉडी रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है ना, वैसे हमारी पूरी जिंदगी भी भगवान पर टिकी हुई है, जगदीश पर टिकी हुई है। ठीक है, कलिंग में विजय भी तभी पा सकते हैं जब हम जगदीश का नाम लेंगे, है ना। भोर का तारा, हमें हमारे जीवन में भोर का तारा कौन है? कौन भोर का तारा बन करके आता है? तो वो जगदीश है, भगवान जी है। मकड़ी का जाला, हमें घर में मकड़ी का जाला बिल्कुल नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि इससे जगदीश गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, है ना। जगदीश यानी कि भगवान, ठीक है, भगवान नाराज हो जाते हैं, लक्ष्मी हमारे घर से रूठ जाती है। खंडर, है ना, और हमारा घर जो है खंडर की तरह हो जाता है। खिड़की की राह से चुपचाप देखती रहती है लक्ष्मी बाहर से, लेकिन अंदर नहीं आती। और जो पक्षी होते हैं ना, वो वहां पर घोंसले बना लेते हैं, कबूतर खाना बन जाता है जो हमारा घर है। लक्ष्मी चली जाती है, अगर मकड़ी के जाले लगे होंगे तो क्या होता है? खंडर बन जाएगा, खिड़की की राह भी बंद हो जाएंगी, घोंसले बना लेंगे कौन? कबूतर। भाषण, फिर बस भाषण ही देते रह जाओगे और कुछ नहीं आएगा। वो मेरे सपने, वो मेरे सपने भी नहीं कहा, सारदिया और बंदी, ठीक है, फिर तुम सब बंदी बना लिए जाओगे। सारदिया शरद के मौसम में जगदीश के द्वारा। तो ऐसा भाई आप याद कर लेना, ठीक है। मेरी बांसुरी, जगदीश चंद्र माथुर, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, सारदिया है बंदी। ट्रिक की आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आप 2-4 बार इसको लिख के याद करोगे तो भी आपको सब याद हो जाएंगी, है ना। फिर भी बस ऐसे हम तो मनोरंजन के साथ साथ पढ़ रहे हैं ना, कहते हैं ना खेल खेल के साथ पढ़ना चाहिए। गणेश प्रसाद द्विवेदी, गणेश प्रसाद, वैसे देखो आपको अगर मैं जो बोल रही हूँ ना, हो सकता है आपको ये चीजें अभी अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन जब आपका पेपर होगा ना, अगर आपने 1-2 बार अच्छे से क्लास को देख लिया और जिस दिन आप पेपर में बैठोगे तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि खंडर बन गया, कबूतर खाना हो गया, मकड़ी का जाला लग गया, जगदीश जी गुस्सा हो गए, है ना, तो ये सब चीज ना उस समय आपके दिमाग में ना अपने आप क्लिक कर जाएंगी, अगर आपने 1-2 बार अच्छे से इसको देख लिया तो। गणेश प्रसाद द्विवेदी, सुहाग बिंदी, गणेश प्रसाद द्विवेदी की है सुहाग बिंदी। वह फिर आई थी बिंदी लगा करके, सुहाग की बिंदी लगा करके वह फिर आई थी। पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरा उपाय ही क्या है? गणेश जी को मनाने के अलावा हमारे पास दूसरा उपाय क्या है? हम सबको इसकी रिहर्सल जरूर करनी चाहिए, ठीक है। सुहाग की बिंदी लगा करके हम गणेश जी की पूजा करते हैं। वह फिर आई थी, कौन आई थी? साथ में लक्ष्मी माँ भी आई थी। और पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरा उपाय ही क्या है ना, दूसरा उपाय क्या है? रिहर्सल करो भाई। गिरजा कुमार माथुर,
गिरजा कुमार माथुर की एकांकी है मेघ की छाया। मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद और लाउड स्पीकर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सब टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर पीडीएफ भी इसकी डाल दूंगी। लेकिन आज मैं क्लास करवा रही हूँ, आप सबको देखना है, शेयर करना है खूब ज्यादा, फिर 1-2 दिन बाद इसकी पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है, क्योंकि फिर तो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे ना भाई, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। गिरजा कुमार माथुर, मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद और लाउड स्पीकर। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर ने मेघ की छाया, मेघ की जब छाया होती है तो कैसा मन करता है भाई, जब छाया होती है, बादल होते रहते हैं तो हमारा ऐसा मन करता है कि हम तो पिकनिक चले जाएं। मन करता है कि नहीं करता है ना, पिकनिक चले जाएं। और पिकनिक में जाके कोई ना कोई ऐसा हादसा हमसे हो जाता है ना, हम गिर जाते हैं, उम्र कैद की सजा मिल जाती है, फिर लाउड स्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है कि भाई हमने गलती नहीं की है। गिरजा कुमार माथुर का है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, भगवती आप जानते हो किसको बोलते हैं, माया को बोलते हैं, माँ को बोलते हैं महामाया, है ना, महा यानी कि माँ को बोलते हैं, देवी माँ को। ठीक है, सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी, आदमी तो बेकार में ही अपने आप को बड़ा कहता है, सबसे बड़ी तो कौन है, भगवती माँ है। मैं और केवल मैं और केवल मैं, सबसे बड़ा जो आदमी होता है ना, वो हमेशा यही करता रहता है, मैं और केवल मैं, सिर्फ मैं ही मैं और कोई भी नहीं। ठीक है, और दो कलाकार वो अपने साथ हमेशा रखता है, कौन, सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी मैं और केवल मैं, दो कलाकार, ये भगवती चरण वर्मा जी के हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मनुष्य की कीमत किसने जानी थी, चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त को तो आप समझते ही होंगे, महापद्मनानंद जो घनानंद, मतलब उसका नाम था महापद्मनानंद, या लास्ट का जो कौन था, नंद वंश का जो राजा था, उसकी क्या की थी, उसका अंत कर दिया था, क्योंकि उसका शासन सही नहीं था, चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। तो चंद्रगुप्त ने मनुष्य की कीमत समझी और उसने कहा कि हिंदुस्तान जाकर के कहना, है ना, चंद्रगुप्त विद्यालंकार से कहते हैं कि तुम हिंदुस्तान जाकर के कह दो कि तांगे वाला आ रहा है ना, भेड़िए वाले से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपके जीवन में नव प्रभात होने वाला है। ठीक है, तांगे वाला यानी कि तांगे पर चंद्रगुप्त जी बैठ करके आ रहे हैं, और अब आपको भेड़िए से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपके जीवन में नव प्रभात आने वाला है ना। तो ये कौन कहते हैं, चंद्रगुप्त जी कहते हैं। आगे डॉक्टर सत्येंद्र की एकांकी है कुणाल, है ना, कुणाल इनकी एकांकी है, डॉक्टर सत्येंद्र की। कुणाल बीमार है और डॉक्टर के पास जाता है, स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आता है जब उस डॉक्टर सत्येंद्र के पास जाता है। सत्येंद्र जब सच्चाई सुनता है ना, सत्येंद्र साहब से, तो स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आता है, फिर अपने लिए वो प्रायश्चित करता है और अपने देश के लिए बलिदान कर देता है ना, फिर अपनी जिंदगी को बलिदान कर देता है डॉक्टर के पास जाकर के। विष्णु प्रभाकर की एकांकी है प्रकाश और परछाई, है ना, प्रकाश और परछाई। हमें प्रकाश और परछाई में समझ में ही नहीं आता कि विष्णु जी का प्रकाश फैल रहा है या फिर उनकी परछाई है, क्या वह दोषी था, विष्णु जी पूछ रहे हैं क्या वह दोषी था, अगर दोषी था तो भाई उसको दंड देना पड़ेगा, है ना। 10 बज जाते हैं रात को, ये सोचते सोचते क्या वह दोषी था। ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ऊंचे पर्वतों से और गहरे गहरे सागरों से दो चार होना पड़ता है, ये रेखाएं, ये दायरे ये कभी खत्म नहीं होते, ये रेखाएं, ये दायरे इंसान और विष्णु के बीच में। ठीक है, ये रेखाएं और ये जो दायरे बने हुए हैं ना, विष्णु जी और इंसान के बीच में, क्या कभी खत्म होते हैं, नहीं होते ना। तो प्रकाश परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे और इंसान। आगे है चतुर्सेन शास्त्री का है पन्ना धाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी। ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री बहुत ही, पन्ना धाय जो थी बहुत ही चतुर थी। पन्ना धाय कैसी थी, बहुत ही चतुर थी। हाड़ा रानी और रूठी रानी दोनों को उसने राखी बांधकर अपने कब्जे में कर लिया। हाड़ा रानी और रूठी रानी को उन्होंने क्या किया, दोनों को मना लिया राखी बांध करके। पन्ना धाय ने बहुत चतुर थी। आगे है लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है नाटक बहुरंगी। पर्वत के पीछे और ताजमहल के पीछे दूसरा दरवाजा, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे दूसरा दरवाजा। इन यहाँ पर क्या है कि सारी जो जमीन है ना वो लाल लाल हो गई है। पर्वत के पीछे का जो जमीन होता है, इसका पीछे का तो नहीं पता, लेकिन अंदर से लाल लाल पत्थर होते हैं इसके जो निकलते हैं पत्थरों के, पर्वत के पीछे। ठीक है, तो लाल लाल पत्थर निकलते हैं, लाल लाल बजरी से निकलती है, कंक्रीट से निकलती है।
ताजमहल के पीछे भी क्या है, लाल लक्ष्मी नारायण लाल ने जगह खरीद ली है ना, ताजमहल के पीछे। और दूसरा दरवाजा बनाएंगे और ताजमहल के पीछे क्या करेंगे, ताजमहल का दूसरा दरवाजा निकालेंगे, कौन, लक्ष्मी नारायण लाल। धर्मवीर भारती की एकांकी नदी प्यासी थी, जो कि पूछी जाती है, नदी प्यासी थी। जैनेन्द्र कुमार की टकराहट और सुदर्शन की राजपूत की हार। तो यहाँ पर हमने 17 जो एकांकीकार हैं उनकी रचनाओं को देखा है। उम्मीद है कि यहीं से आपका क्वेश्चन जो भी आएगा, ठीक है, एकांकी से यहीं से पूछे जाते हैं जो भी पूछा जाता है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। आपको कैसा लगा मेरा ट्रिक बनाना, वो तो मैंने बस ऐसे ही मतलब एट ए टाइम में जो भी दिमाग में आ रहा है बोलती जा रही हूँ, है ना। आप मुझसे अच्छी ट्रिक बना सकते हो अगर आपको ट्रिक से याद हो जाता है तो, है ना। तो वो आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए और मेरी ट्रिक अगर आपको याद रह जाती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी, है ना। कोशिश करूंगी आगे इस तरह की ट्रिक बनाने की, इस मतलब अच्छी सी, वो तो मुझे बैठ करके बनाना पड़ेगा और हो सकता है जब बैठ करके बनाऊं तो समझ में ना आए और ऐसे ही बोलते बोलते समझ में आ जाती है ना। तो भाई लाइक सब्सक्राइब और